गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लोग पार्ट 2 का गिल्लू करने जा रहे हैं। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, बहुत ही अच्छा पाठ है। बच्चों गिल्लू एक छोटा सा जीव है, उसके विषय में लेखिका बताती है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। बच्चों सोनजूही का एक पौधा है जिसका नाम है सोनजूही, फूल का पौधा है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। ये लेखिका बता रही है कि सोनजूही के पीली कली को देखकर उसे उस छोटे से जीव की याद आई। स्मरण मतलब बच्चों याद, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण मतलब बच्चों छोटा सा जीव, परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी में होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका बोल रही बच्चों, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अपमानित है। बच्चों काक भुसुंडी मतलब कौवा। कौवा को हम लोग बहुत आदर भी करते हैं और उसका अनादर भी करते हैं, उसको सम्मान भी देते हैं और अपमान भी करते हैं। पितरपक्ष में बच्चों कौवा को हम लोग पूर्वज मानते हैं। जब वो हमारी छत पे आता है तो हम लोग उसको खाना खिलाते हैं। अगर इस तरीके से वो अभी वैसे ही छत पर बैठ जाए और काँव काँव करने लगे तो हम लोग उसको मार के भगा देते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत कड़वी लगती है। यहाँ बच्चों लेखिका बता रही है कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवा बनकर ही आना होता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने वालों को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। बच्चों लेखिका बता रही है कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले की दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका पास जाकर देखा तो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे जिसे सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक देव की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अंत में अतः वह निश्चेत सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले हौले मतलब बच्चों धीरे से, उसे धीरे से उठाकर अपने कमरों में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उस नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर से लुढ़क गई। बच्चों लेखिका कई घंटे उपचार करती रही और उसके बाद वह मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसने स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब बच्चों आश्चर्य। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। व्यक्तिवाचक मतलब बच्चों उसका नाम रखा गया।
और इस प्रकार लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा और गिल्लू कहकर उसे बुलाने लगी। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और क्रियाकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा सा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रह जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले मतलब बच्चों धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाले के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरी कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों का झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर बाहर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे याद भी नहीं आता। स्मरण मतलब बच्चों याद आना। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़े सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था और या फिर झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की
तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता मतलब बच्चों गर्मी देने का प्रयत्न मतलब प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बच्चों, अब मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा का जीवनी बताऊंगी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महादेवी ने संस्कृत में एमए की परीक्षा पास कर प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल का पद ग्रहण किया। महादेवी वर्मा बच्चों छायावाद के 4 मुख्य कवियों में से एक हैं। उनकी काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने खूब रेखा चित्र भी संस्मरण भी लिखा है। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं दीपशिखा, निर्जा, यामा इत्यादि। बच्चों, इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, आप लोगों को अब इसका क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। आप लोग इसे सुंदर से लिखिएगा और याद करिएगा।